नमस्कार व्यूअर्स। सोशल मीडिया के बात आपकी और नमस्ते जिन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2024 के पहले चरण का चुनाव हो चुका है और यहाँ पर जो मतदान है वो प्रतिशत कम हुआ है। खासकर हमें हरियाणा या नज़दीकी राज्यों की बात करेंगे। राजस्थान में 50 के करीब है, यूपी में भी बहुत पुअर है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मतदान के आंकड़े जो अच्छे नहीं रहे। अब अच्छे आंकड़े नहीं रहने के पीछे एक बहुत बड़ा हम वो बताते हैं रिजल्ट जो आता है। जब जब मतदान ज़्यादा होता है बीजेपी को फायदा होता है, मतदान कम होता है बीजेपी को नुकसान होता है। राजस्थान में 2 बार मतदान बढ़ा तो वहाँ पर बीजेपी आई, कम हुआ तो कांग्रेस को फायदा हुआ। अब मलिक साहब, पहले तो जो ये मतदान हुआ है हमारे नज़दीकी राज्यों की बात करेंगे जहाँ हरियाणा भी जिनके बारे में सोचता है, ये मतदान कम क्यों है? हरियाणा के साथ लगते जिसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत बहुत पुअर रहा। हालांकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत जोर लगाया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी और दूसरे दलों की तरफ से भी। कम मतदान, सबसे कम मतदान इन तीनों स्टेटों में, जो अपने नियर बाई स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश चूँकि देश की जो सत्ता है उसकी चाबी का ताला उत्तर प्रदेश से खुलता है। 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर थोड़ी सी नज़र डाले, बैकग्राउंड में जाएं तो 2014 के बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने गोरखपुर संसदीय सीट जहाँ से वो सांसद चुने गए थे 2014 में, उन्होंने खाली की। उस समय 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और उस चुनाव में लगभग 36% मतदान हुआ था। और वो दोनों लोकसभा सीट भाजपा की आंधी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन वहाँ 36% मतदान हुआ था बाई इलेक्शन में दोनों। मैं उसी बाई इलेक्शन दोनों की जिक्र करूँगा। 36% मतदान हुआ और भाजपा दोनों सीट लूज कर गई। लॉस हुआ। जिस राज्य में सत्तारूढ़ दल, जब भी मतदान का प्रतिशत कम होता है, सत्तारूढ़ दल को उसका भारी नुकसान होता है। इसी तरह की स्थिति अब जिस तरह उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुआ है, तो राजनीतिक विश्लेषक, जिनमें छोटे से राजनीतिक विश्लेषक हम भी हो सकते हैं, वो यही लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभ संकेत कतई नहीं है, और वो भी प्रथम चरण में। प्रथम चरण के मतदान का जो संदेश है वो दूर तक जाता है। इसी तरह राजस्थान, हरियाणा से पड़ोसी राज्य है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया। नया प्रयोग क्या किया? वहाँ सीएम कैंडिडेट जो सबसे प्रमुख दावेदार थी वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजन लाल शर्मा को ले आए। और भजन लाल शर्मा के सीएम बनने के बाद का बीजेपी की हालत लगातार पतली हो रही है। उन्होंने एक उपचुनाव में जो रद्द हुए चुनाव में एक मंत्री को उतारा था, वो 12,000 वोट से चुनाव हार गए थे। ये पहला झटका था राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा झटका, कल जो राजस्थान की 8 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है, 12 सीटों के लिए मतदान हुआ है, उसमें भी कम मतदान होना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। देखिए, जो होता है पर बूथ वो डाटा मिलने में 1-2 दिन लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि जो राजपूत बेल्ट है उसमें मतदान कम हुआ वसुंधरा के कारण, ऐसा कुछ हो सकता है? फैक्टर राजपूत बेल्ट और वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। मेन फैक्टर जो उभर कर आया है राजस्थान में वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ निश्चित रूप से बहुमत से सरकार बन गई, लेकिन जिस तरह का बहुमत आने के बाद उन्होंने जो प्रयोग किया, आपने एक बहुत बड़े चेहरे को सीन से बाहर कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कई कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें एक राजपूत कम्युनिटी भी है, जाट भी है और वहाँ के जो गुज्जर समुदाय है उसको भी वो करती है, उनको हटाकर आप भजन लाल शर्मा को ले आए। भजन लाल शर्मा क्लिक नहीं कर पा रहे भाजपा के लिए। और जो कम मतदान का प्रतिशत है, मैं छोटी सी एक और बात जोड़ता हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री जिनको बनाया गया, वो दौसा में एक चुनावी जनसभा में गए थे। चुनावी जनसभा में कोई लोग नहीं आए तो वो बगैर भाषण दिए ये उतरते हुए कहे, उनकी वीडियो वायरल हो गई कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लोग नहीं आते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तो जो मुख्य ये तक कहना पड़ा, हिंदू के औलाद हो तो तुम बैठ जाओ, लोग उठ जाने लगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कम से कम शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इफेक्ट मैं बताता हूँ जो सट्टा बाजार का, जिसके बारे में आप कम इंटरेस्ट रखते हो। मतदान होने से पहले 24-25 सीटें दिखा रहा था, एक आंकड़ा होता है उनका, 24 नोट करो 25 यस।
और आज उनका जो आंकड़ा है वो आ गया 20-21, यानी 4 सीटें तो एकदम से सट्टा बाजार ने ही ले ली हैं राजस्थान की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान की 4 सीटें ली है, 25 में से 20-21 पे आ गया सट्टा बाजार। अब राजस्थान के लोकसभा के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसका आभास और संकेत कम से कम जो कल मतदान हुआ उससे साफ मिल रहा है। राजस्थान से बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर जिक्र के बगैर ना बात अधूरी रह जाती है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की, उनकी वीडियो वायरल हुई कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री की तरफ देखते भी नहीं, और वो सीधे चले जाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास। उससे भी लोगों के लगा कहीं ना कहीं आदित्य योगीनाथ को इग्नोर किया जा रहा है, और उनका जो इग्नोरेंस है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत खतरनाक ये खेल हो सकता है। राजस्थान में तो वो नहीं हुआ था, वसुंधरा को बिल्कुल इग्नोर करते थे और फिर भी 115-16 सीटें ले गए। जब राजस्थान के चुनाव हुए थे, वसुंधरा जी आ रही थी, तब आपको एक बात याद दिलाता हूँ, लोगों ने कहा था मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तब चुनाव दूसरा था, तब एंटी इनकम्बेंसी वसुंधरा के खिलाफ थी, और राजस्थान तो चूंकि हर 5 साल बाद सत्ता बदल देता है, तो सबसे मुख्य भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आती है उत्तर प्रदेश से आती है। चलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं सट्टा बाजार पे डाल देता हूँ नजर। मतदान होने से पहले, अभी जो वोटिंग हुई है उससे पहले वो दिखा रहे थे 68-70, और आज जो सट्टा बाजार ने भाव दिया वो दिया है 67-69। एक सीट यूपी में भी गुम कर दी, केवल 6 सीटों का चुनाव था वहां पर। कम मतदान का प्रतिशत हर जगह भारतीय जनता पार्टी खतरे की घंटी है। अब बंगाल की बात देखिए, बंगाल में जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, भले सीट बहुत कम थी लेकिन बहुत बम्पर 70+ उनकी 80 उनका वो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जाती है, तो वो साफ है कि लोग वहां आज भी दीदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और आने वाला जो चरण है सेकंड फेज में जब चुनाव होंगे, सेकंड फेज के जो चुनाव होंगे उनका जो मतदान प्रतिशत है वो आप मान कर चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बहुत हद तक पहले से परिलक्षित करने वाला होगा। वो बताने वाला होगा कि किस तरह के चुनावी नतीजे देश में आने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी कि कम से कम इस तरह की पुअर जो पोलिंग है वो ना हो, क्योंकि जब लोग कम मतदान के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को काफ़ी नुकसान होता है, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं चाहेगा कि ये नुकसान और आगे बढ़े। वो इसकी डैमेज कंट्रोल के पूरे प्रयास अपनी तरफ से अगर करें। आज से हम 15-20 साल पहले के चुनाव को देख के, आप भी 1990 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हो, मेरा भी 20-25 साल का, पहले ये होता था जहाँ बम्पर वोटिंग होती है वो एंटी इनकम्बेंसी चलती है, सरकार को पलटने के लिए होती थी। लेकिन अब ये उल्टा लगने लगा है, जिस तरह से कल के मतदान हुआ और घबराई है बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी। वो दौर जिसकी दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में मतदाता इतना जागरूक नहीं होता था। मैं उसी दौर की बात बताता हूँ कि जब भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ और वो पंजाब में है, और जब ये पानी हरियाणा में आया उसका, तब कांग्रेस विरोधियों ने, नेहरू विरोधियों ने ये कहा कि हरियाणा को तो फोका पानी दिया गया, इससे बिजली निकाल ली गई, और मतदाताओं ने उसी बात पर भरोसा करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। मतलब पानी में से बिजली निकाल दी तो पानी फोका होगा, यानी कि पानी नहीं रहा। तो वो दौर था जब मतदाताओं को आप इस तरह से गुमराह कर सकते थे। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता, आज जिस पानी के लिए हरियाणा लड़ाई लड़ रहा है, शत्रुघ्न यमुना SYL नहर के पानी के लिए, उस SYL के मुद्दे को इस तरह से मतलब चौधरी देवीलाल ने रिप्रेजेंट किया कि हरियाणा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, और आज हरियाणा सिर्फ वही पानी मांग रहा है जो राजीव लोंगोवाल समझौते में था। तो ये चीज़ें थी जो लोगों को मतदाता गुमराह करती थी। आज मतदाता, हरियाणा का मतदाता खासकर बहुत पढ़ा लिखा है। अब जैसे बीजेपी का 400 पार का नारा है, जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, हरियाणा के लोगों ने तो साफ कहना कर दिया, अरे अभी तो वही 400 पार है जो हरियाणा 75 पार किया, तो 40 मुश्किल से आ पाए थे। तो वही मतदाता इतना बेवकूफ़ नहीं है, मतदाता बहुत जागरूक है। और अब जो मतदाता है वो दो तरह से सत्ता विरोधी जो फैसला देता है, या तो वो मतदान नहीं करने जाता, आप निपटरिए बैठ जाइए, या फिर वो जब करता इतनी ज़्यादा पोलिंग कर देता है कि फिर उसको लुटिया डुबो के छोड़ता है। तो बड़े अच्छे चुनावी नतीजे आएंगे, रोचक चुनावी जंगल है। आपने 400 पार का नारा दिया, तो सट्टा बाजार के मेरे पास आंकड़े आते रहते हैं, बिन मांगे आते रहते हैं। ये वोटिंग हुई है जो पहले चरण की, उससे पहले दिखा रहे थे 320-22 सीटें, और कल एकदम से 314-17 आ गई हैं, यानी 7 सीटें वो भी सट्टा बाजार भी कम कर दी है। सट्टा बाजार
का बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी वो नहीं है, और मैंने मुझे देखा था, एडमिट आपका interest वो भी मुझे नहीं एडमिट है। करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ उन्होंने भी ओवरऑल कम कर दिया। सट्टा बाजार को कहीं ना कहीं मैनेज भी किया जाता है, और सट्टा बाजार सेंसेक्स की गिरता है। तरह, सेंसेक्स की तरह ना नहीं, सट्टा बाजार जब किसी को डाउन करता है वो धीरे धीरे करता है, सेंसेक्स की तरह औंधे मुंह नहीं गिरता, क्योंकि उसको भी ये खतरा रहता है कि उसके बहुत ज़्यादा पैसे डूब जाते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं इस मामले में, बट मुझे पता है कि वो कम भी करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, एकदम नहीं करेंगे वो कम, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा वैसा दांव पे लगा होता है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो इसलिए सट्टा बाजार धीरे धीरे कम आएगा, वो एकदम धड़ाम से सेंसेक्स की तरह औंधे मुंह नहीं गिरेगा। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब तक हो सकता है सट्टा बाजार की भी सूरत है ना वो पूरी तरह से बदली सी मैं नजर आपको आए। बता देता हूँ, केवल राजस्थान में सट्टा बाजार पार हुआ था इस बार विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों में, बाकी सब जगह सेंसेक्स की तरह ही गिरा था। हरियाणा में भी बुरी तरह से गिरा था, जब हरियाणा में 2019 के असेंबली चुनाव हुए थे, हाँ। तब वो भारतीय जनता पार्टी को 60 से कम किसी सूरत में नहीं लेके आ रहे थे। तो अब जो ये वोटिंग कम हुई है, कांग्रेस ये चाहेगी कि देश में यही प्रतिशत रहे, या कांग्रेस भी चाहेगी बढ़ेगी? कहते हैं कि भाजपा ने तो जोर लगा दिया कि वोटिंग भी बढ़ानी है और अपने फेवर में बढ़ानी है। नहीं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास करके जो उसका वोटर है, जो उसका समर्थक है, या जो गवर्नमेंट सत्ता विरोधी जो वोटर है उसको बूथ तक ले आ जाए। जब तक सत्ता विरोधी जो वोटर है वो बूथ तक नहीं आएगा तब तक सत्ता पलटना इतना आसान भी नहीं रहता। तो देखना ये है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे वो और ज़्यादा परिलक्षित कर पाएंगे इसको, कि कम मतदान का फायदा बीजेपी को नुकसान हुआ या कांग्रेस को फायदा हुआ। चलिए ऑडियंस, जो ये हमारी 102 सीटों पे 21 राज्यों में चुनाव हुआ है, इनके ऊपर खास नजर रहेगी जब नतीजे आएंगे कि कम मतदान का फायदा किसे मिला है, नुकसान किसे हुआ है। मलिक साहब उम्मीद करेंगे कि मतदाता थोड़ा जोश से भाग लेंगे, चाहे उनको सत्ता पलटनी है या रिपीट नहीं, लोकतंत्र लोकतंत्र मतदान जरूर करना चाहिए, और मतदाताओं से हमारी भी अपील है कि वो बूथ पर जाएं, मर्जी जिसके पक्ष में आप वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें, वो उसका अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें आपकी भागीदारी 100% होनी चाहिए। आपका वोटर कार्ड आप वोट डालने जा रहे कोई फायदा नहीं है, आप जाइए वोट डालिए, और जो जिसकी मर्जी आप सरकार बनाइए, लेकिन आप वोट जरूर डालिए। चलिए ऑडियंस, ये था कम वोटिंग के ऊपर किसको मिलेगा फायदा, किसको हो सकता है नुकसान, और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ किसी और पॉलिटिकल चर्चा के साथ। पॉलिटिकल चर्चा जरूर करेंगे, हो सकता है कल ही करेंगे। कांग्रेस की जो लोकसभा उम्मीदवारों की है सूची जल्द जारी होने वाली है, और वो बहुत रोचक रहेगा। कम से कम हरियाणा का चुनावी दंगल तभी सजेगा, अभी तो एक ही अखाड़े में पहलवान एक ही तरफ के, दोनों तरफ के आएंगे तब बात बनेगी। हम अब फिलहाल हम सोनीपत लोकसभा सीट से बोल रहे हैं, उसके तो पत्ते खुल जाएंगे टिकट आते ही, वो भी विश्लेषण करेंगे। थैंक यू जी, नमस्कार, थैंक यू।